औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala की हमदो सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shehzad. So today our 27 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators. So dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस हमारा जो सेकंड चैप्टर है असेसमेंट इन एजुकेशन वो स्टार्ट किया हुआ है, और आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अप्रोचेस टू असेसमेंट के। असेसमेंट की अप्रोचेस जो है ना वो कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास थ्री अप्रोचेस हैं असेसमेंट की। फर्स्ट हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग आता है, फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग आता है, फिर असेसमेंट एज लर्निंग आता है। तो ये थ्री हमारे पास अप्रोचेस है, जिसमें से फर्स्ट अप्रोच जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह हम सेकंड अप्रोच जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इंशाल्लाह हमारे पास जो असेसमेंट एज लर्निंग है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट जो फॉर लर्निंग है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो असेसमेंट होती है स्टूडेंट की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए, या फिर डे टू डे एक्टिविटी या डे टू डे परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए जो भी असेसमेंट होती है, या स्टूडेंट को प्लेस करने के लिए जो भी असेसमेंट होती है, वो सारी की सारी असेसमेंट हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट उसको कहते हैं, या असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है उसकी तीन टाइप्स थी हमारे पास। फर्स्ट वन इज देयर फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट, और थर्ड हमारे पास थी प्लेसमेंट असेसमेंट, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह हम जो सेकंड अप्रोच है असेसमेंट एज लर्निंग उसको देखते हैं। ये असेसमेंट की वो अप्रोच है जिसमें एक स्टूडेंट जो है वो अपना दूसरा जो क्लास फेलो है या जो क्लासमेट है उसके साथ क्वेश्चन करता है, उसको उससे रिस्पॉन्ड लेता है, उसको फीडबैक देता है, ठीक है। यानी कि जब दो क्लास फेलो जब दो क्लासमेट एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, एक दूसरे को फीडबैक दे रहे होते हैं, एक दूसरे से को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो ये सारी जो असेसमेंट हो रही होती है इसको हम असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्लास फेलो जो है ना एक दूसरे के असेसमेंट करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करते हैं, तो ये असेसमेंट हमारे पास असेसमेंट एज लर्निंग कहलाती है, ठीक है। तो असेसमेंट एज लर्निंग में हमारे पास सबसे पहले इफ स्टेप असेसमेंट आ जाता है, फिर सेल्फ असेसमेंट आ जाता है, और उसके बाद पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल या पीयर रिव्यू भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो हम इनको इंशाल्लाह वन बाई वन जो है ना वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इफ स्टेप असेसमेंट। तो इफ स्टेप असेसमेंट में ऐसा होता है कि एक जो स्टूडेंट होता है उसने फॉर एग्जांपल 20 या 25 या एक मंथ पहले एक टेस्ट दिया है, और एक टेस्ट उसने अभी दिया है। जो पहले उसने टेस्ट दिया था उसके उसमें से 80 मार्क्स हैं, और जो अभी उसने टेस्ट दिया है तो उसके 70 मार्क्स सपोज आते हैं। तो वो इसमें अपने जो प्रीवियस टेस्ट है और जो करंटली टेस्ट उसने दिया है उसके रिजल्ट को आपस में कंपेयर करता है, और फिर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पहले जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें मेरे 80 मार्क्स आए थे, और अब मेरे 70 आ रहे हैं, तो क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों जो है ना वो मेरे मार्क्स कम आए हैं। फिर वो क्या करता है, अपनी जो लर्निंग है, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक असेसमेंट होता है, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट में ये होता है कि स्टूडेंट खुद अपना जो वर्क होता है, अपना जो टास्क होता है, अपनी जो एक्सपीरियंस होता है, अपनी जो एक्टिविटी होती है, अपना जो एक्सपेरिमेंट होता है, खुद उसको एनालाइज करता है, खुद उसको इवेलुएट करता है, और खुद ही जो है ना वो कहता है कि मैंने इसको बेटर से बेटर जो है ना वो बनाना है, ठीक है। तो पीयर असेसमेंट या पीयर अप्रेजल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने दूसरा जो क्लास फेलो होता है उससे क्वेश्चन करता है, फिर उससे फीडबैक लेता है, ठीक है। और फिर उसको जो है ना वो यानी कि वैल्यूएशन करके उसको
बताता है कि आपने यानी कि कितने अच्छे से इसको इलेबोरेट किया है, अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है नहीं किया, आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ये सारी जो असेसमेंट होते हैं इसको पीयर अप्रेजल या पीयर रिव्यू या फिर पीयर असेसमेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जी हमारे पास आता है इफेक्टिव असेसमेंट। तो इफेक्टिव असेसमेंट जो है उसको हम देख लेते हैं। इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट अगेंस्ट प्रीवियस परफॉर्मेंस, यानी कि ये स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करती है अगेंस्ट स्टूडेंट प्रीवियस परफॉर्मेंस, जो पहले उसने परफॉर्मेंस दी होती है, जो पहला टेस्ट उसने अटेम्प्ट किया होता है उसकी परफॉर्मेंस, और आज के टेस्ट की परफॉर्मेंस को वो क्या करता है, मेजर करता है फ्रॉम द स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट की with this method you are trying to improve performance of student by comparing his previous result। यानी इस मेथड से आप क्या करते हैं, जो स्टूडेंट का प्रीवियस जो रिजल्ट होता है उसके साथ आप कंपेयर करते हैं। ठीक है, यू आर नॉट कंपेयरिंग योर सेल्फ अगेंस्ट अदर स्टूडेंट, आप खुद को किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं करते, बल्कि अपने जो टेस्ट हैं उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, विच नॉट बी विच नॉट विच मे बी नॉट सो गुड फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ खुद का कंपेयर करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं कि फलां बच्चे ने तो मार्क्स बहुत अच्छे लिए हैं और मैंने कम क्यों लिए हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, फलां है ये वो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो लो हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे जी हमारे पास आता है सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। असेसमेंट और इवेल्युएशन ऑफ वन सेल्फ और वंस एक्शन एटीट्यूड और परफॉर्मेंस। इसमें हमने क्या करना है कि अपने जो एक्शंस हैं, अपने जो एटीट्यूड है, ठीक है, और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको हमने क्या करना है, उसकी असेसमेंट करनी है, उसकी इवेल्युएशन करनी है। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू आर डूइंग वेल इन योर रोल एंड व्हाट यू हैव शुड इम्प्रूव अपॉन। इसमें देखा जाता है व्हाट यू आर डूइंग वेल, कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं इन योर रोल, यानी कि अपनी आपका जो रोल है, आपका जो करेक्टर है, या आप जो काम कर रहे हैं वो कितना अच्छा जो है ना वो काम कर रहे हैं। एंड व्हाट यू शुड इम्प्रूव अपॉन, और कितनी ज्यादा इम्प्रूव की आपको जरूरत है। ठीक है, ये जो सेल्फ असेसमेंट होती है इसमें देखा जाता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं और मजीद आपको कितनी ज्यादा ज्यादा इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की आपको जरूरत है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट शुड हाईलाइट स्ट्रेंथ, वीकनेस, एनी स्किल टू बी इम्प्रूव एंड, यानी कि सेल्फ असेसमेंट जो होती है वो ये क्या हाईलाइट करती है, स्टूडेंट की जो वीकनेस होती है, स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ होती है उनको क्या करती है, हाईलाइट करती है। और एनी स्किल कैन बी इम्प्रूव एंड, इसमें कोई भी स्किल जो है वो स्पीकिंग से हो सकती है, टीचिंग से हो सकती है, लिसनिंग से हो सकती है, रीडिंग से हो सकती है, राइटिंग से हो सकती है, कोई भी स्किल इसमें इम्प्रूव की जा सकती है। ठीक है, feedback to other and equip them with skills to self-assessment and improve their own work, it is done to rate the peer। ठीक है, ये जो असेसमेंट होती है सेल्फ असेसमेंट, इसमें फीडबैक टू अदर, आप दूसरों को क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, एंड इक्विप देम विद स्किल, और खुद को क्या करते हैं, स्किल्स जो है ना वो स्किल हासिल करने की टूल्स आप खुद को देते हैं टू सेल्फ असेसमेंट, ताकि आप खुद को असेस कर सके एंड इम्प्रूव देयर ओन वर्क, और अपने काम को इम्प्रूव कर सके। इट इज डन टू रेट द पीयर, आप इसलिए करते हैं ताकि आप रेट कर सकें पीयर, अपने जो पीयर हैं, यानी कि आप अपना जो क्लास फेलो है उसकी और अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको रिलेट कर सकें और खुद को जज कर सकें कि मैं किस लेवल पे हूँ और मेरा क्लास फेलो जो है तो किस लेवल पे है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पीयर असेसमेंट, या पीयर अप्रेजल भी इसको कहते हैं, पीयर रिव्यू भी कहते हैं। ठीक है,
Peer assessment involves the student taking responsibility for assessing the work of their peer and against set assessment criteria, ठीक है। इसमें वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो अपना जो कुलीग है, अपना जो फ्रेंड है, अपना जो क्लास फेलो है, उसकी वो असेसमेंट करता है, ठीक है। या फिर वो एक क्राइटेरिया जो है ना वो फिक्स करता है कि इस क्राइटेरिया के ऊपर अगर वो स्टूडेंट पूरा उतरता है, इन क्वेश्चन को वो जवाब देता है, तो फिर जो है ना वो एक अच्छा स्टूडेंट है। अगर वो नहीं करता तो फिर वो जो है ना वो उसको अच्छे से यानी कि चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव करने की उसको ज़रूरत है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर लर्निंग प्रोसेस फॉर स्टूडेंट, यानी कि ये जो पीयर असेसमेंट होती है ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है लर्निंग प्रोसेस के लिए स्टूडेंट को, टू क्रिटिक एंड प्रोवाइड फीडबैक टू ईच अदर ऑन देयर वर्क, ठीक है। इसमें ये भी देखा जाता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, क्रिटिकली चीज़ों को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा जो स्टूडेंट होता है उसको फीडबैक देना होता है। इसकी वजह से ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, ये स्ट्रक्चर वे में होता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं किसी अपने क्लास फेलो के साथ जो है उसकी असेसमेंट करता हूँ, तो मैं पहले ये अपने माइंड में क्वेश्चन बनाऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने उससे पूछने हैं। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उन उन क्वेश्चन का जब वो रिस्पॉन्ड करता है, फिर उस रिस्पॉन्ड को मैं क्या करता हूँ, इवेलुएट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, और फिर मैं अपनी ओपिनियन जो है, अपना फीडबैक देता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। इट हेल्प स्टूडेंट डेवलप लाइफ लॉन्ग स्किल इन असेसिंग एंड प्रोवाइडिंग। ये जो पीयर असेसमेंट होती है या पीयर अप्रेजल होती है, ये लाइफ लॉन्ग के लिए यूज होती है, क्योंकि इसमें आपकी जो स्किल होती है उसको असेस किया जाता है और आपको जो है ना वो फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कि हम किसी भी जगह पे, किसी भी लेवल पे जब अपने कुलीग के साथ, अपने किसी जानने वाले के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठे होते हैं, ठीक है। हमारी एज का कोई भी लेवल हो, हम उससे अपना कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, हमारा प्रॉब्लम वो सुनता है, फिर उस पर अपना जो रिएक्शन देता है, फीडबैक देता है, तो ये भी हमारे पास पीयर असेसमेंट होती है, ठीक है। इसका कोई भी लेवल हो सकता है, कोई कौन स्टूडेंट भी कर सकते हैं, जो अजनबी लोग हैं समटाइम वो भी एक दूसरे के साथ बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। कि आप किसी मेंटोर के पास चले जाते हैं या किसी काउंसलर के पास आप चले जाते हैं, उससे कम्युनिकेशन करते हैं, फिर वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। ये सारी की सारी असेसमेंट जो होती है हमारे पास, पीयर असेसमेंट होती है, इसको पीयर अप्रेजल कहते हैं या फिर इसको पीयर रिव्यू भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जी हमारे पास सेकंड जो अप्रोच है उसको हमने डिस्कस किया है। तो उसके बाद हम थर्ड जो अप्रोच है असेसमेंट की उसको देखते हैं। थर्ड अप्रोच हमारे पास है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है जब लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसीजर, लर्निंग सेशन, लर्निंग ईयर जब कंप्लीट हो जाता है, तो एंड ऑफ द सेशन जो असेसमेंट आप करते हैं वो आपकी असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है। क्योंकि आपका जो लर्निंग प्रोसीजर होता है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो लर्निंग सेशन होता है, जो लर्निंग ड्यूरेशन होता है, जो लर्निंग पीरियड होता है, वो एंड हो चुका होता है। तो उसके बाद जब आप स्टूडेंट की असेसमेंट करते हैं, तो ये समेटिव, इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। ये हमारी अप्रोच जो होती है ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है। तो इसमें हमारे पास ये जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है जनाब समेटिव असेसमेंट आ जाता है, फिर इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट आ जाता है, फिर कंटिन्यूस असेसमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये जी इसकी मेन जो है ना वो थ्री इसकी टाइप्स हैं, तो इनके इंशाल्लाह वन बाई वन डिस्कस कर देते हैं। तो समेटिव असेसमेंट जो है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 9th और 10th के एग्ज़ाम जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं कि समेटिव असेसमेंट होती है, क्योंकि एंड ऑफ द सेशन, पूरे लर्निंग ईयर ईयर कंप्लीट होने के बाद हम स्टूडेंट की असेसमेंट करते हैं। तो ये हमारी असेसमेंट जो होती है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है या समेटिव असेसमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट होती है। ये एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद
जब हम स्टूडेंट की असेसमेंट करते हैं, तो ये असेसमेंट हमारे पास इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम एक जो है ना वो पीरियड कंप्लीट होने के बाद या एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब स्टूडेंट से टेस्ट लेते हैं, तो ये जो टेस्टिंग होता है ये इंटरम असेसमेंट कहलाता है या बेंचमार्क असेसमेंट कहलाता है। ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यूस असेसमेंट आ जाता है। कंटिन्यूस असेसमेंट जो होती है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होती है। इसमें हम डे टू डे जो एक्टिविटी होती हैं स्टूडेंट की, वीकली, मंथली या डेली बेस पे, ये कंटिन्यूसली रहती है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होती। तो ये जो असेसमेंट हमारी होती है इसको हम इस असेसमेंट को हम जनाब कंटिन्यूस असेसमेंट कहते हैं। ठीक है। तो हम ये जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो समेटिव, इसमें सबसे पहले हमारे पास समेटिव असेसमेंट आ जाता है। मेजर्स आर स्टूडेंट्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यानी ये जब आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, जब आपका लर्निंग सेशन, लर्निंग प्रोसीजर, लर्निंग ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके एंड पे जब आप असेसमेंट करते हैं, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होती है ये कहलाती है। और इसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है। इट इज फाइनल सर्टिफाइंग जजमेंटल या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये फाइनल होती है। जारी बात है कि हम फाइनल एग्जाम लेते हैं, वो फाइनल असेसमेंट होती है, सर्टिफाइंग होती है। हम स्टूडेंट को सर्टिफिकेट्स देते हैं, उनको असनाद देते हैं। ठीक है। उनके बारे में फाइनल जजमेंट लेते हैं आया कि हमने इनको पास करना है या फेल करना है। ठीक है। इसको हम समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है। इसमें हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो भी आ जाते हैं और फाइनल एग्जाम भी आ जाते हैं। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट के हवाले से यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताना चाहता हूँ। स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिनको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनाते हैं, जिनको जो कि रिलायबल होते हैं, वैलिड होते हैं। ठीक है। जो कि टेस्ट की जो नॉर्म्स होती हैं, जो टेस्ट के स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली इवेलुएटेड होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। उसके बाद ये इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट आ जाता है। इवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट पीरियाडिक इंटरवल, यानी कि एक स्पेसिफिक खास पीरियड के बाद, एक खास टाइम के बाद आप जब स्टूडेंट की असेसमेंट करते हैं, तो ये हमारे पास इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट होती है। फ्रिक्वेंटली एट द एंड ऑफ ग्रेडिंग पीरियड, यानी पीरियड के एंड पे आप असेसमेंट कर लेते हैं, या फिर यूनिट जब कंप्लीट होता है तो उसके एंड पे जब आप टेस्ट लेते हैं, तो ये हमारे पास इंटरम या बेंचमार्क असेसमेंट होती है। ठीक है। कैन प्रिडिक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ द ईयर समेटिव असेसमेंट। ठीक है। यानी जब आप प्रिडिक्शन करते हैं स्टूडेंट के बारे में किसी भी लर्निंग जो सेशन है, लर्निंग ईयर, उसके एंड पे, तो ये भी हमारी क्या होती है, इंटरम असेसमेंट होती है। अब बेंचमार्क असेसमेंट इज अ टाइप ऑफ इंटरम असेसमेंट। बेंचमार्क असेसमेंट जो होती है ये इंटरम असेसमेंट की टाइप होती है। बेंचमार्क असेसमेंट कैन बी यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन फैक्ट्स एंड डाटा टू प्रेजेंट। ये जो बेंचमार्क असेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा मुफीद है कम्युनिकेशन के लिए। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हम फैक्ट्स शेयर करते हैं, हम डाटा शेयर करते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल। दे आर फिक्स्ड असेसमेंट इवेलुएटिंग स्टूडेंट अगेंस्ट स्पेसिफिक grade level standards and learning goals rather than simply टॉकिंग अ क्विक पल्स ऑफ अंडरस्टैंड। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें ये नहीं करते कि हम फौरी जो है ना स्टूडेंट की किसी भी टाइम पे असेसमेंट कर ली, जब हमारा जी चाह हमने क्वेश्चन पूछ लिया या ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली, ऐसा नहीं होता। बल्कि इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है एवेल्युएशन का, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है, उसके बाद हम असेसमेंट करते हैं। ये असेसमेंट हमारी जो होती है वो बेंचमार्क असेसमेंट कहलाती है। ठीक है। और intended to be something between formative and summative। ये जो असेसमेंट होती है बेंचमार्क या पीरियोडिक असेसमेंट भी इसको हम कहते हैं, या इंटरम असेसमेंट भी कहते हैं, ये बिटवीन होती है समेटिव असेसमेंट के और फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कंटिन्यूस असेसमेंट आती है। इसमें हम देखते हैं कि असेसेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस
डेली, वीकली और मंथली बेसिस। ठीक है, आप डेली बेस पे स्टूडेंट की असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप वीकली बेस पे कर रहे हैं, आप मंथली बेस पे कर रहे हैं, और फिर ये आपका प्रोसीजर पूरे साल, पूरे 11 सेशन में जारी रहता है, तो ये हमारी जो असेसमेंट होती है इसको हम कंटिन्यूस असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आज का जी हमारा 27 लेक्चर है, तो हमने जो असेसमेंट है उनकी अप्रोचेज जो है ना वो हमने क्लियर कर ली हैं। तो इनके बारे में फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर इंशाल्लाह अपकमिंग में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मजीद हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, की अमान। अल्लाह